नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं विज्ञान पाठ सेकेंड, और जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। और आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर विज्ञान पूछा जाता है उसमें भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डायन? तो दोस्तों याद रखना, भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। जैसे कि लंबाई की मीटर होगी, द्रव्यमान की किलोग्राम हो जाती है, और दोस्तों समय की सेकेंड, विद्युत धारा की एम्पियर, ताप की केल्विन। इसी प्रकार भार की एसआई क्या हुई? न्यूटन। अगला, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, या कार्य कहते हैं, आवेग कहते हैं, या बल कहते हैं? दोस्तों कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति पी होती है, पी बराबर होता है W/T होता है। W का मतलब कार्य और T का मतलब समय होता है दोस्तों। और पी ये कैसी शक्ति कैसी है? जो राशि वो कैसी है? वो अदिश राशि है दोस्तों, याद रखना। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि। अगला, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगा, बदलता रहेगा या समान रहेगा? तो दोस्तों याद रखना, क्योंकि T बराबर होता है 2π√AL/G होता है, ये फार्मूला होता है आवर्तकाल का। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये वाला पहला वाला। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्यतः पाया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारा बुखार वगैरह चेक करते हैं 98.6 से अगर ऊपर है तो बुखार माना जाता है ना दोस्तों। अगर इसका सेल्सियस में पूछा जाए दोस्तों तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि गमन नहीं करती दोस्तों। ध्वनि जो है द्रव में गमन कर सकती है, ठोस में भी गमन कर सकती है, हवा में भी कर सकती है, और निर्वात में नहीं करती। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, सूरज की रोशन को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन या परावर्तन या प्रिज्म या विकर्ण? तो दोस्तों जो रंगों को घटक अलग अलग भागों में बांट देता है वो होता है प्रिज्म। जो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जब प्रकाश की किरण किसी एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। अवलंब की ओर कम गति, या अवलंब से दूर कम गति, या अवलंब की ओर तीव्र गति? और डी ऑप्शन है अवलंब से दूर और तीव्र गति। डी वाला दोस्तों हो जाएगा अवलंब से दूर और तीव्र गति, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें एक परिभाषा दी है कि जब कोई प्रकाश की कण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने अवलंब से दूर हट जाती है तीव्र गति से। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा? दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश होता है दोस्तों। याद रखना, कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे आवेश। हमारा विभवांतर 10 वोल्ट दिया गया है और कूलाम 5 दिया, 10 बना 50, और कार्य का मात्रा किसमें होता है? जूल में। तो 50 जूल दोस्तों हमारा आ गया है। कितना ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो आई बराबर पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आर बराबर दिया कितना? 750 दिया हुआ है, और वोल्टेज कितने दिया दोस्तों? 220 वोल्ट दिया है। तो हम ओम के नियम जानते हैं, वी बराबर आई इंटू आर होता है। अगर आई निकालेंगे तो वी अपॉन आर। बी का मान रख देंगे 750, बी का मान दोस्तों कितना है? 220। यहाँ पर 220 बटे आर का मान 750, इसमें पॉइंट कट जाएगा, भाग देंगे कितना आ जाएगा? 0.29 एम्पियर। धारा किस में आती है दोस्तों? एम्पियर में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.29 एम्पियर। अगला देखते हैं, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यूनिट होती है अपनी, जो इकाई उद्योग में या घरों में होने वाली प्रयोग होती है वो यूनिट में चलती है दोस्तों। तो यूनिट कितना होता है? 1 किलोवाट
घंटा, जिसका जो मात्रक हो सॉरी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखना 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का या कॉपर का या निकल का या टंगस्टन का। दोस्तों जो उपयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था, दोस्तों तारापुर किया था या पोखरण या कलपक्कम या श्री हरिकोटा। दोस्तों कहाँ किया था, पोखरण। पोखरण ये दोस्तों कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान के, और राजस्थान के किस जिले में पोखरण है, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, इस परीक्षण का एक नाम दिया गया था, आप सभी को पता होगा, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था इसका। और ये पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों कब हुआ था, 13 मई 1998 को हुआ था। दोस्तों याद रखना, कभी पूछ देता है पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 13 मई 1998 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस का दोस्तों ये जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डी वाला इसका जो ऑप्शन दोस्तों है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे वर्तमान में जीपीएस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। और ये सबसे पहले इसका जो कहाँ इसका विस्तार किया गया था, सबसे पहले जीपीएस जो था अपना संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा विभाग में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोसों का द्रवों में पिघलना भौतिक परिवर्तन है, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण ये भी भौतिक परिवर्तन दोस्तों, द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण ये भी, पदार्थों का किण्वन दोस्तों होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसने पूछा था भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु में कितने होते हैं, 1 मोल। तो दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु में कितने 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। अगला, CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का CO का सापेक्ष द्रव्यमान पूछा गया, तो C की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी दोस्तों प्लस O की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी दोस्तों 16। तो 16 12 कितना हो जाएगा, यहाँ जाके 28। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 28, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों याद रखना, प्रोटॉन तो P होता है, ठीक है, और जो द्रव्यमान संख्या दोस्तों होती ए होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो Z द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा Z हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है। ठीक है, जो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होता है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण या शोधन या अपकरण। दोस्तों याद रखना, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, एक मिश्रण नीले निचमिस को लाल कर देता है तो उसके pH होने की संभावना कितनी रहेगी, 6, 9 या 7 या 8। तो दोस्तों याद रखना कि जब किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, जब किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। अगर किसी का pH मान 6 से कम है तो वो नीले निचमिस को लाल कर देगा। तो इसका जो pH मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन, LPG, प्राकृतिक गैस या मीथेन। दोस्तों याद रखना, जो ऊर्जा मान होता है, जो कैलोरी सबसे अधिक होता है वो हाइड्रोजन का होता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, हीलियम है, ब्रोमीन है, आर्गन है या नियान है।
दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ब्रोमीन हो जाएगा, कि बाद बाकी सब जो दोस्तों है वो निष्क्रिय गैसें हैं, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडॉन है, ये सब निष्क्रिय गैसें हैं। एक जो ब्रोमीन जो है वो नहीं है दोस्तों। जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने पूछा आदर्श गैस नहीं है, जो निष्क्रिय गैसें हैं वो दोस्तों आदर्श गैसें के अंतर्गत आती है। अगला, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो दोस्तों याद रखना, बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, एक अकार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो है किसके लिए होता है, सोडा मिलाया जाता है दूध में, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, या दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, या दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। दूध में क्यों मिलाया जाता है दोस्तों, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, जिससे दूध फटता नहीं है। अगला, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी है, कार्बन या सल्फर या वेनेडियम या क्रोमियम। जो उसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोमोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, बेंजीन, एथेनॉल, ब्यूटेन या एल्कोहल। तो दोस्तों जो हम लोग कार या पेट्रोल के साथ जो यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं, वो क्या होता है, एथेनॉल। और एथेनॉल का सूत्र क्या है, C2H5OH। और एथेनॉल को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वैसे इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ये गाड़ियों में हम लोग वाहन वगैरह पेट्रोल डलाते हैं तो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला, संतप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों एल्काइन कहा जाता है, या समावयवी कहा जाता है, या एल्केन कहा जाता है, या एल्कीन कहा जाता है। देखो संतप्त हाइड्रोकार्बन को दोस्तों क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संतप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र दोस्तों क्या है, CnH2n+2। ये याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन्हें क्या कहते हैं, एल्केन या पैराफिन। अगर कभी कभी घुमा के पूछ देता है ऑप्शन, एल्केन यहाँ पे रख के क्या रख देता है, पैराफिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। दोस्तों हेमेटोलॉजी का संबंध का अध्ययन किससे है, तो देखते हैं, पौधों की प्रजनन प्रणाली से, या रक्त से, या जानवरों के खान पान की आदत से, या हड्डियाँ से। दोस्तों किससे संबंधित है, हेमेटोलॉजी और रक्त से। ठीक है दोस्तों, और डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। और टिश्यू कल्चर दोस्तों होता है कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, याद रखना। अगला क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है, किधर बनता है, ऊतक बनता है, तंत्रिका या वसा या मांसल या एपिथेलियल। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। और दोस्तों याद रखना, संयोजी जो ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दोस्तों होते हैं, आइए देखते हैं। स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, विभिज्योतक ऊतक, सरल स्थायी ऊतक या विभिज्योतक ऊतक, या स्थायी ऊतक, या सरल स्थायी ऊतक, या जटिल स्थायी ऊतक। दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, उत्परिवर्तन, या आकस्मिक विकास, या वंशानुक्रम, या किण्वन क्रिया। तो हाँ, किण्वन क्रिया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन। अगला, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके नेमाटोडा, या आर्थ्रोपोडा, या एनिलिडा, या मोलस्का। दोस्तों जो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है उसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को
क्या कहा जाता है, उनकी जो गति होती है वो क्या कहा जाता है, क्रमाकुंचन या जठर संबंधी या दोलनी या अनुशीतलन। ये दोस्तों को कहा जाता है क्रमाकुंचन। क्योंकि दोस्तों भोजन की नली दीवारों के संकुचन और प्रसरण की जो गति होती है वो कहलाती है क्रमाकुंचन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है, दिल है या पित्ताशय है या दोस्तों गुर्दा है या प्लीहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उसी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है दोस्तों, गुर्दे। क्योंकि गुर्दा दोस्तों जो होता है खून के शुद्धिकरण में करता है, और जो हम सांस जब लेते हैं शरीर में तो ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। जैसे सिराएं जो होती क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं, और धमनी शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं। मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना या हाथ से लिखना। दोस्तों इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। क्यों, मेढक का कूदना, जो मांसपेशियां स्वैच्छिक वाले काम करती हैं दोस्तों, वो मेढक का कूदना और हाथ से लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन या एस्ट्रोजेन। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी या मूत्र वाहिनी या मूत्र मार्ग या शुक्र वाहिका। दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी आ जाएगा, मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। अगला, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर रखी जाती है, संभोग या गर्भ निरोध या गर्भधारण या निषेचन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गर्भ निरोध। जो कॉपर होती है दोस्तों गर्भ निरोध के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन के की कमी के कारण होता है। ये तो हालांकि तो सभी को पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। रक्त के थम्मे जमने की विफलता, या गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, या डिंब की अपरिपक्वता, या तंत्र का शोध। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा, आप सभी को हालांकि पता है फिर भी बता दे रहे हैं, इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रक्त के थक्के जमने की विफलता। अगला, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है, कम इंसुलिन स्राव या कम थायरॉक्सिन स्राव या कम एस्ट्रोजन स्राव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कम इंसुलिन स्राव। अगला, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है। दोस्तों मिनी माता रोग है, इनका देखिए ऑप्शन, सेलमोनीला या मिथाइल मरकरी या लीड सीसा या परक्लोरेट। दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि मिनी माता रोग पारा के विषाक्तता के कारण होता है। मिथाइल मरकरी जिसे क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा मिथाइल मरकरी, जिसे क्या कहते हैं, पारा। तो दोस्तों यहाँ तो थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन या विब्रियो या लैक्टोबैसिलस या स्पिरुलिना। दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। क्योंकि दूध को दही जमाने में या बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है, इरोथ्रिक्स या कैल्डोफोरा या रिक्सिया या मर्सिलिया। दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उसी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिक्सिया। अगला, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, रंध्र होता है, बाह्य त्वचा होती है, संवहनी मंडल होता है या आवरण होता है। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रंध्र होता है। अगला, जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो यह प्रक्रिया को क्या कहा
जाता है। ऋणात्मक अनुवर्तन या धनात्मक अनुवर्तन या ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन या धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। इसका दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। अगला, किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? सुगंध लेने के लिए वनीला, आंवला, इमली या फिटकरी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वनीला में अच्छी खुशबू आती है, तो इसका जो क्या है फल आता है वनीला, उसके लिए ये वाला हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में किसकी तकनीक का प्रयोग करती है? ये तो सब पता हुआ सबको, डीएनए करती है, मगर डीएनए किसका? डीएनए एडिटिंग या डीएनए स्लाइसिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या एम्प्लीफिकेशन। दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और दोस्तों इसके अलग अलग बता दें, डीएनए एडिटिंग होता है मानव भ्रूण से संबंधित है, डीएनए स्माइलिंग जीन में परिवर्तन से संबंधित है, और डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है जीन क्लोन से संबंधित। अगला, चेचक की टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल केट्रिक या एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों ये है एडवर्ड जेनर, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक परजीवी पौधा है, इसमें दोस्तों बताना है कि परजीवी पौधा कौन है? आर्किड, लीच, टीक या कष्टकुट। दोस्तों याद रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कष्टकुट। अगला, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है? लॉरिक्स या टेस्टोस्टेरोन या ग्रेसिनी या एडम्स का, दोस्तों दिख नहीं रहा है, समझ आएंगे वैसे, एडम्स का सेब। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गले का एक फैला हुआ रोग आगे जो हिस्सा होता है लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे एडम का सेब कहते हैं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एडम का सेब। अगला क्वेश्चन है, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण का उपयोग जेली, जैम, मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। पेप्टाइड या पेक्टिन या पेप्टोन या लैक्टोज। दोस्तों जो पेक्टिन होता है इसका उपयोग जेली, जैम और मुरब्बा बनाने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखना है, बताना है। अर्धसूत्र दो चरणों में होता है। अर्धसूत्र कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ, सत्य नहीं बताना। अर्धसूत्र दो चरणों में होता है, हाँ ठीक, सही बात दोस्तों, दो चरणों में होता है। अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों में जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। हाँ, ये सही है दोस्तों। अगला, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्र युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। ठीक, ये भी सही दोस्तों। इसका जो सत्य नहीं है दोस्तों, वो भी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये आज के 50 क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगला वीडियो आपके लिए पार्ट 3 लेके आएंगे, और उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द हम लाइव पढ़ाने के लिए, क्योंकि नया चैनल है दोस्तों, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।